सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो हम जितने भी जने हम जितने भी जने हैं ना, हम जितने भी लोग हैं, हम सभी ब्रीथ करते हैं, है ना। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव। जिंदा रहना सांस लेनी पड़ेगी, लेकिन ये ब्रीथिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? क्या होता है जो हम मतलब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ऑल्सो के जितने भी ऑर्गेनिज्म सभी ब्रीथ करते हैं, माइक्रोब्स भी ब्रीथ करते हैं। अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको एनर्जी चाहिए। अगर डेली एक्टिविटीज़ करनी है आपको, अगर खाना एब्जॉर्ब भी करना है तो भी एनर्जी लगती है, ट्रांसपोर्ट करना है एनर्जी लगेगी, मूवमेंट एक जगह से करना है, रिप्रोड्यूस करना है और सांस भी लेनी है, इवन ब्रीथिंग। ठीक है, आप ब्रीथिंग में अगर आपने पढ़ा हो डायफ्राम मूव, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करना, स्टर्नम का मूव करना, ऑल इट रिक्वायर्स क्या? ब्रीथिंग। आई एम एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी तो ब्रीथिंग ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। सही है। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? हम जानते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, ठीक है, हम एनर्जी के लिए। लेकिन क्या ये एनर्जी निकलती कैसे है? मतलब फूड से? क्या हम डायरेक्टली फूड लिया, इनटेक किया और तुरंत एनर्जी आ जाती है ना? हाउ इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज? और एनर्जी यूटिलाइज कैसे होती है? क्या जितने भी फूड है वो क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? कुछ भी खा लो, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे? डू प्लांट्स ईट? क्या प्लांट्स खाते हैं? फिर उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड? क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या खाना खाते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए? तो हमें आश्चर्यचकित होंगे। वाओ, एट द सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव दे मे सेम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड। ऐसा लग सकता है कि कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये जितने भी हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखेगी आपको, है ना। किससे? रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी का रिलीज होना, वो ब्रीथिंग इज कनेक्टेड। सही है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स। तो हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी भी एनर्जी हम लोग को चाहिए लाइफ प्रोसेस के लिए, वो कहाँ से मिलती है ना? कुछ हमारे पास बेसिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग, जो हम फूड कह रहे हैं, उनके ऑक्सीडेशन से मिलती है। ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो जो ग्रीन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो अपना फूड बना सकते हैं किससे? फोटोसिंथेसिस से, है ना। ये ना लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। इनके ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में जो बॉन्ड्स आपके बने हुए हैं, इनका ऑक्सीडेशन करके जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उसके बॉन्ड ब्रेकेज से जो एनर्जी मिलेगी वही एनर्जी आप लोग यूज़ कर रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स दैट टू नॉट ऑल द सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स टिश्यूज जो हैं वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे ऐसा नहीं भोजन बना रहे हैं हम। ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्लोरोप्लास्ट है और जो सुपरफिशियली लगे हुए हैं, मतलब जो ऊपर ऊपर से, समझ रहे हो? ऐसे नहीं, अंदर जो डीपली सिचुएटेड है वो नहीं कर पा रहे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हैंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी ऑल अदर ऑर्गन, सबको टिश्यू सेल्स को, जो कि नॉन ग्रीन है, उनको खाना चाहिए। अब उनको भी तो खाना चाहिए, वो भी ऑक्सीडाइज करेंगे, वो भी एनर्जी चाहिए। तो ये जो है आपका ट्रांसलोकेटेड होता है किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू, है ना। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, वो क्या करते हैं डायरेक्ट ना, वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। सही है। वो आपके ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? हर्बीवोर्स पे या फिर कार्निवोर्स पे। वो किसी को भी खा सकते हैं, दे आर ओमनीवोर्स। सेप्रोफाइट जैसे कि आपकी फंजाई है, वो आपके डेड एंड डिगिंग मैटर पे डिपेंड करती है ना, सड़े गले मैटर पे। इंपॉर्टेंट क्या है ये पहचानना कि अल्टीमेटली जितना फूड है वो रेस्पायर होना चाहिए सभी प्रोसेस में, और वो आ कहाँ से रहा है? फोटोसिंथेसिस से आ रहा है जितना भी फूड है, समझ रहे हो? अब गड़ेगा, सलेगा गड़ेगा, जैसे कि आपके पेड़ है, या तो डायरेक्ट वो सड़ जाए तो सेप्रोफाइट्स उस पर फीड कर रहे हैं, या फिर कोई एनिमल है तो अल्टीमेटली दैट एनिमल वॉज सर्वाइविंग ऑन द प्लांट्स, है ना। या फिर आप एनिमल भी कह लो, किसी एनिमल पे सर्वाइव कर रहे हैं तो वो भी किसी प्लांट पे। तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फूड मटेरियल्स ब्रेक डाउन होते हैं सेल्स के अंदर ताकि एनर्जी आपकी रिलीज हो सके। एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। अब जो ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है, इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को ट्रैप करके कैसे आपका, है ना, एटीपी बन रहा है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स दैट टेक्स प्लेस विद द क्लोरोप्लास्ट, के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है यूकैरियोट के अंदर,
जो कि वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो वी थिंक्स कि यार ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो सिंथेसाइजिंग द फूड, बट इट डजेंट मीन सो। उसका मतलब ये नहीं है। उसने कहा कि ब्रेक डाउन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का हो रहा है आपका ना, कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है। आप अगर देखेंगे इन द हायर ऑर्गेनिजम्स, एंड बाकी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब साइकिल अगर आपने पढ़ रखी हो, है ना, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यूट एनर्जी साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है केवल यूकैरियोट्स के अंदर। सही है। अब प्रोकैरियोट्स में तो होते ही नहीं है सेल ऑर्गेनेल्स। सही है। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के जरिए कार्बन कार्बन बॉन्ड का तोड़ना, है ना, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होना। सही है। ऑक्सीजन की मदद से, इसको हम लोग रेस्पायरेशन कह रहे हैं। कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग, इस प्रोसेस में जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उनको हम लोग रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कह रहे हैं। वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, वो फैट्स हो सकते हैं, और वो कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे पास मटेरियल ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम लोग रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कह रहे हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ही नॉर्मली आप क्या करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। लेकिन प्रोटीन, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। कई सारे प्लांट्स में क्या है, आप देखोगे प्रोटीन्स जो हैं, है ना, फैट्स हैं, और इवन ऑर्गेनिक एसिड्स भी आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी देते हैं। ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, वो ऐसा नहीं होता कि सेल में गई और खुली छूट गई, सेल में पूरे में चली गई। ऐसा नहीं होता कि एक बार में आपकी सारी एनर्जी रिलीज हो गई, बिखर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी, कुछ काम नहीं आएगी, सिंगल स्टेप में हो गई। ऐसा सिंगल स्टेप में नहीं होता है काम। ठीक। इट इज़ रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाई एंजाइम। धीरे धीरे करके एनर्जी रिलीज होती है एंजाइम्स की मदद से, और ये ट्रैप्ड होती है केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है धीरे धीरे, वो किसकी फॉर्म में जाके ट्रैप होती है, एटीपी के फॉर्म में। हैंस ये ज़रूरी है ये समझना कि एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज़ नॉट और रेदर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, है ना। हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये एटीपी बनाने के काम में आ सकती है। समझ में आ रहा है। तो आपने ऑक्सीडाइज किया तो उससे डायरेक्टली ये नहीं कि एटीपी रिलीज़ हो गया। मेरा मतलब डायरेक्टली आपने एनर्जी रिलीज़ कर ली। पहले ही बता चुके हैं आपको, एटीपी बन जाता है उससे। फिर एटीपी को जब मन करे, जहाँ मन करे, है ना, उसको यूटिलाइज़ कर लो। एटीपी ना एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। और जो आपका एटीपी में जो एनर्जी ट्रैप है, ये काफ़ी सारी जितने भी वेरियस आप एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है उनमें यूटिलाइज़ कर सकते हो। और जो कार्बन स्केलेटन बन रहा है ना रेस्पिरेशन के दौरान, वो क्या करेगा, इसका क्या काम है, कार्बन स्केलेटन ना और अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट होता रहता है। अभी आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे तो कितने सारी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि और सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कन्वर्ट होने का साहस रखता है। सही है। डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? वेल, आंसर इस क्वेश्चन का होगा नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। मतलब डायरेक्टली आप देखोगे तो उतना आपको दिखेगा नहीं। हाँ, प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है रेस्पिरेशन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि फूड ब्रेकडाउन अपने आप हो जाएगा और वो CO2 दे दे भी है। मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 रिलीज़ होता भी है। हैंस जो प्लांट्स हैं उनके पास सिस्टम होता है दैट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ O2। उनको ऐसा नहीं है कि आपकी तरह ना लंग्स रखने पड़ रहे हैं, ब्रीथ करना पड़ रहा है, डायफ्राम ऊपर है, स्टर्नम, ऐसा नहीं। उनके पास ना एक ऐसा सिस्टम होता है जो कहता है हाँ हाँ, अब हमारे पास ऑक्सीजन आराम से आ रही है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज। उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है कि यार ये देखो ये वाला ऑर्गन है, इस ऑर्गन से, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स फॉर दिस पर्पस। लीव्स के अंदर स्टोमेटा देखने को मिलेगा, स्टेम में आपको लेंटिसल्स भी देखने को मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे रीजंस हैं कि जो प्लांट हैं अलॉन्ग गेट अलॉन्ग विद रेस्पिरेटरी गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बहुत सारे रीज़न है कि आपके प्लांट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बिना भी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। पहला ये कि ईच प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। जितने प्लांट पार्ट्स हैं वो अपने खुद गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें खुद केयर रख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से आके कह रहा है ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं। हर पार्ट खुद ही आपका गैसेस एक्सचेंज कर पा रहा है। और बहुत जो कम ट्रांसपोर्ट है गैसेस का, एक पार्ट से अनदर पार्ट में हो रहा है। समझ रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब 10 किलो एयर लेके आओ और रूट्स में ले जानी है, रूट्स नहीं कर पा रहे रेस्पायर, ऐसा नहीं। सब अपना ख्याल ध्यान खुद से रख सकते हैं, और बहुत कम जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का एक प्लेस से अनदर प्लेस।
सही है। सेकंड, प्लांट्स के पास ना इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती गैस एक्सचेंज के लिए कि यार बहुत जल्दी एकदम एक्सटेंटली, क्योंकि जाना भी नहीं है कहीं, है ना, लोकोमोट तो करना नहीं है, एक जगह बैठे रहो, और उतना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती भी नहीं। ठीक है, डिमांड ही नहीं है और ट्रांसपोर्ट भी नहीं करनी होती इतनी। रूट स्टेम लीव्स में अपना बहुत स्लो स्लो रेस्पायर करते हैं, समझ रहे हो। एनिमल्स जितनी तेज रेस्पायर कर रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा स्लो जो है आपके प्लांट्स रेस्पायर कर रहे होते हैं, फार स्लोअर देन एनिमल्स डू, केवल फोटोसिंथेसिस के दौरान, है ना, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तभी बहुत बड़ा अमाउंट जो गैसेस का है वही क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा होता है। और हर एक लीफ जो है वो वेल एडेप्टेड होती है अपने, आपको ये आपको पता ही है कि खुद ही ना वो मतलब ऑक्सीजन की केयर रखने के लिए खुद जो हर एक जो सेल है वो अपने आप में कैपेबल है। सही है। ड्यूरिंग दीज पीरियड्स जब सेल सिंथेसाइज फोटोसिंथेसाइज करती है तो O2 उसके बीच में बाधा नहीं आती, क्योंकि O2 तो खुद ही रिलीज हो रही होती है, समझ रहे हो। जैसे उन्हें फूड का ब्रेक डाउन करना है तो O2 चाहिए, तो O2 क्या है, खुद ही फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में आती है, रिलीज होती है। तो उससे क्या है कि उनके पास O2 की कोई कमी नहीं रहती, और जो O2 है वो सेल के अंदर जो है अपने आप ही रिलीज़ हो जाती है। थर्ड जो है, तीसरा क्या रीज़न है, तीसरा डिस्टेंस दैट द गैसेस मस्ट डिफ्यूज़ इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज़ नॉट। अब इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, जितने प्लांट पार्ट हैं वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर के कनेक्ट में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और ईच लिविंग सेल इज इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट लोकेटेड टू सरफेस ऑफ द प्लांट, प्लांट के सरफेस के बहुत पास है ना, तो उन्हें उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना नहीं, डिस्टेंस इतना ज़्यादा कैरी करना नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द ट्रू फॉर लीव्स। यू आर मे आस्क बट वॉट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स। अब तुम ये लीव्स के लिए ट्रू, अब तुम कहोगे इतनी मोटी मोटी स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं और रूट्स होती हैं, उनमें क्या होगा। तो स्टेम में जो लिविंग सेल्स हैं वो तो आपकी थिन लेयर में आपकी जो छाल है उसके नीचे अरेंज हो गई हैं, सही है, ताकि जो लेंटिसल्स हैं उनके थ्रू उनको आराम से लिविंग सेल्स को क्या मिलता रहे, लिविंग सेल्स को क्या मिलता रहे, आपको ऑक्सीजन मिलता रहे। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग, उनको लेंटिसल्स कह रहे हैं। सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। सेल में बिल्कुल अंदर से ना डेड हैं और जो केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं वो काफ़ी अंदर है। अब उनको ऑक्सीजन थोड़ी चाहिए, वो तो डेड है ना, आपको पता ही है। जाइलम फाइबर्स हो गए आपके, ठीक है, और ट्रैकिड्स वेसल्स, ठीक है, तो ये सारे डेड हैं तो अब उनको थोड़ी चाहिए ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ सेल्स ऑफ अ प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ द सर्फेस इन द कॉन्टैक्ट विद एयर। आपको पता ही है ज़्यादातर जो आपका एक कुछ ना कुछ पार्ट है एयर के कॉन्टैक्ट में रहता है। दिस इज़ फैसिलिटेड बाई, अब ये फैसिलिटेड कैसे होता है, अभी एयर के कॉन्टैक्ट में आसा कैसे है, क्योंकि जो आपके बार्क के नीचे सेल्स थिन लेयर में प्रेजेंट है, आप बोल सकते हो दे आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, और वो अपना लूजली पैक्ड होती है, लूजली पैक्ड होती है, तो उनके बीच में क्या रह जाता है, विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस। अब लूजली पैक्ड है तो उनके बीच में आपको क्या मिल जाएगा, इंटरकनेक्टेड आपको एयर स्पेसेस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू ना वो आराम से रेस्पायर कर सकते हैं, तो उनको ना कोई दिक्कत नहीं होती। कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोवाइड CO2 H2 एंड प्रोडक्ट ईट्स एनर्जी। ज़्यादातर जो एनर्जी है वो हीट की तरह निकल जाती है। अब देखना इसमें दिया है मोस्ट ऑफ द हीट इज़ गिवन आउट एज हीट, मतलब ज़्यादातर जो एनर्जी है वो ना निकल जा रही है, समझ। तो जहाँ तक एनर्जी जो बन रही है ऑक्सीडेशन से, तो वो आपकी निकल जा रही है हीट की फॉर्म में। पर ऐसा ना उसको बचाने के लिए वी हैव अ मैकेनिज्म कि हम ना इनको सेवरल स्टेप्स में निकालें, एनर्जी को सेवरल स्टेप्स में रिलीज हो, ताकि ना आपका लॉस ना हो सके। बट फिर भी अगर आए कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ इट इज़ गिवन आउट एज हीट, तो यू कैन से यस, ठीक है। आपकी एक इक्वेशन दे रखी है, इसको आप देखिएगा, C6H12O6, इसमें जो है 6O2 ऐड करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 6CO2 मिलेगा, 6H2O मिलेगा और एनर्जी मिलेगा, सही है। अगर इस एनर्जी को यूज़फुल बनाना है सेल के लिए, तो इसको क्या करना होगा हम लोग को, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स दैट द सेल रिक्वायर। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये कुछ और ऐसे मॉलिक्यूल्स बना दे जिसकी सेल को ज़रूरत है। द स्ट्रैटेजी दैट द प्लांट सेल यूजेज इट टू कैटाबलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट द नॉट ऑल लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। तो इस तरह से कैटाबलाइज करते हैं, इस तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं कि सारी की सारी हीट ना बाहर ना चली जाए, मेरा मतलब सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर ना चली जाए,
keys to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some small steps to be large enough such that energy release can be coupled to ATP synthesis. तो ग्लूकोज को एक स्टेप में नहीं बनाना, मतलब स्टेप में ऑक्सीडाइज नहीं करना, सेवरल स्टेप में करना है ताकि इतनी जो एनर्जी आपकी निकल सके कि आपका ना एटीपी बन सके। ऐसे ऐसे आप सेवरल स्मॉल स्टेप्स में ना एनर्जी रिलीज करवाइए। हाउ दिस इज़ डन इज़ एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे ये होता है, ये स्टोरी है रेस्पिरेशन की। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। सही है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज करेगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, CO2 वाटर एंड एनर्जी। कंबशन की प्रोसेस को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कुछ सेल जो है ऑक्सीजन के बिना भी क्या है रह सकती हैं। अब यार ज़रूरी थोड़ी है पहली सेल जो आई होगी वो नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बाद में ही तो आई है वो। सही है। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशंस? हाँ, हम लोग सोच सकते हैं। जब हम अर्ली एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो वहाँ O2 नहीं थी। देर आर सफिशियंट रीजन्स टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑन दिस प्लेनेट लिव्ड इन एटमॉस्फेयर दैट जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। इवन अमंग द प्रेजेंट टाइमिंग कई सारे हम लोग ऐसे जानते हैं अनएरोबिक कंडीशन में जो कि ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम मतलब एरोबिक भी हो सकते हैं और एरोबिक कंडीशन में भी रह लेंगे और एनारोबिक में भी ले लेंगे। और कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे तो चाहिए ही चाहिए, वो ऑब्लिगेट होते हैं कि हमें एनारोबिक ही चाहिए और एरोबिक नहीं चाहिए। इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी। उन सब में ना एक एंजाइमेटिक मशीनरी रहती है कॉमन, जो कि है कि ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करना बिना ऑक्सीजन की हेल्प के। ऑक्सीजन की हेल्प नहीं चाहिए, पार्शियली ऑक्सीडाइज कर देंगे किसको, ग्लूकोज को। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, है ना। पार्शियली ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं। तो ओके, लेट्स वी डिस्कस ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस सब में होगा। इवन ऑर्गेनिज्म अगर आपका है ना एनारोबिक है एरोबिक है, सभी में कॉमन होता है ये। टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है शुगर। सही, ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस से ऑरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 3 साइंटिस्ट ने दी थी, गुस्टव एम्बेडन, ऑटर मेयरहोफ एंड जे पार्नस, एंड ऑफन रेफर टू एज EMP पाथवे। एम्बेडन, मेयरहोफ, पार्नस ऐसे याद रख सकते हो। एनारोबिक कंडीशन जब ना इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन जो कि एनारोबिक है, मतलब इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है, एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, ऐसा नहीं कुछ में है कुछ में नहीं। इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन करके ना 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनाते हैं। ऑक्सीडाइज किया उसने ग्लूकोज ने और 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बना दिए। प्लांट में जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज से बनता है। प्लांट में जो ग्लूकोज है इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सही है, अगर तुम देखोगे तो प्लांट में जो ग्लूकोज है दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज, जो कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। या फिर जो है कहाँ से मिल सकता है, और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज या तो आपको सुक्रोज से मिल सकता है या फिर स्टोर जो कार्बोहाइड्रेट है उससे क्या, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। तो सुक्रोज जो है आपका वो इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से, सुक्रोज जो है इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज होता है ना। एंड 2 मोनोसेक्राइड आपकी ग्लाइकोलाइटिक जो है पाथवे उसमें चली जाती हैं। मैं आपको पूरा ये एक बार दिखा देता हूँ। तो ये दोनों मोनोसेक्राइड किस में एंटर कर जाती हैं, आपकी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। सही, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट होगा दैट इज फॉस्फोलाइटेड बाय द हेक्सोकाइनेज। तो ये देख लेंगे पहले सारे के सारे स्टेप्स। यस, दे कैन बी अकोमुलेटेड इन वन गो। सही है, तो देखो
ये ना आप देख सकते हो, सबसे पहला क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सही है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है। और इट इज़ द, देखो चलो जूम ही करके देख लेंगे। तो ग्लूकोज ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये पहला स्टेप है। और इसमें जो है वो एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है। एटीपी इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एटीपी फ्रॉम एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। सही है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन यहाँ पे जो है एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, हेक्सोकाइनेज। सही है, हेक्सोकाइनेज यूज़ हो रहा है। और जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर क्या है, आइसोमरेज होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताइए, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दैट इज ऑल्सो 6 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोमरेज यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिर से एक एटीपी से एडीपी बन रहा है, यानी कि फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज फॉस्फो फ्रैक्टोकाइनेज एंड इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यहाँ पे जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आरडीएस है ग्लाइकोलाइसिस का, मतलब स्लोएस्ट स्टेप है। सही है, नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द, मैं इसको बोलता हूँ पीजीएल या डाईहैप, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन। और पीजीएल यानी कि फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। सही है, ट्रायोस फॉस्फेट है, दोनों ही 3 कार्बन वाली है। ठीक है, और दोनों में फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो या तो ये डाईहैप में या फिर किस में, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो है, इन दोनों में से कोई एक है ना, आइदर आपका डाईहैप या फिर पीजीएल, या पीजीएल दिखा रहे हैं। तो पीजीएल इज बीइंग गोइंग कन्वर्टेड इनटू द 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सही है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये भी 3 कार्बन है। इस जगह पे क्या हो रहा है, आपका NAD+ से NADH+H+ बन रहा है। ठीक है, अब ये NADH+H+ कहाँ काम आएगा, ये आपका काम आ जाएगा इन द ETS। ETS में ना आपको एनर्जी दे देगा ये जब ना आपका दोबारा से ना NADH+H+ दोबारा ऑक्सीडाइज होगा वहाँ जाके। ठीक है, अभी तो रिडक्शन हुआ है NAD+ का, तो वहाँ जब ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो वो ये ऑक्सीडेशन से वहाँ एनर्जी रिलीज़ कर देगा ETS में। पर ना अब ऐसी, क्योंकि ये भी ऐसे सिंपल काम कर रहा होगा, ये भी सेम यही काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे ना 2 NADH आ जाएंगे। देखो उन्होंने मल्टीप्लाई करके भी दे रखा है हम लोगों को। नेक्स्ट आगे सारे स्टेप्स में 2 से मल्टीप्लिकेशन इसीलिए करा है, क्योंकि 2 होंगे, पीजीएल होंगे या डाईहैप होंगे, है ना, तो 2 होंगे, तो इसलिए 2 करके दे रखा है। अब जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, सही है, वो बन जाता है। ये बना किससे है ना, तो ये हम सब जानते हैं कि ये पीजीएल से या फिर डाईहैप से बना है। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना फिर से एक फॉस्फेट दे देता है, वो फॉस्फेट क्या बना लेता है, एटीपी। यहाँ पहली बार एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी तक 2 स्टेप में है ना, आगे जो है आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एटीपी का कंजप्शन हुआ था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में एटीपी का कंजप्शन हुआ था। पर ये पहला स्टेप है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से कन्वर्जन होना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जहाँ एटीपी बन रहा है वो भी 1 नहीं 2 बन रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको पता ही है × 2 कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो × 2 से हमें क्या समझ में आया कि यार यहाँ पे ना जो भी होगा 2 होगा, तो 2 जो एटीपी है वो बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद जो है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। सही है, आपको पता ही है कि आपके पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उससे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, एटीपी से एडीपी बन गया। अब 3 से आइसोमराइज होके वो ना 3 वाली पोजीशन से वो सेकंड पोजीशन पे चला जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। समझ में आ गया, 3 से 2 बन जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस स्टेप में वाटर रिलीज होता है, पूछा गया है। और सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे तो यही पूछेंगे कि इन विच कन्वर्जन जो है आपका फॉस्फोइनोल मतलब वाटर रिलीज हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि हाँ 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, है ना, जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इस स्टेप में जो है आपका क्या रिलीज़ हो रहा होगा, वाटर रिलीज हो रहा होगा। और लास्ट स्टेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड जब बनता है, तो इस स्टेप में क्या है आपका एडीपी से एटीपी फिर बनता है, वो भी 2 बनते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे मतलब इसमें जो है हमारे पास 2 एटीपी ऊपर यूज़ हो गए और 4 एटीपी बन गए, तो नेट 2 एटीपी का नेट गेन होता है। नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है, 2 का है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको दिखा दूं फिर से। यहाँ पे देखो 2 एटीपी यहाँ मिल गए, सही है, 2 एटीपी हम लोगों को है यहाँ मिल गए, सही है। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब उसके बाद क्या है, 1 एटीपी यहाँ कंज्यूम हो गया, 1 बचा,
सॉरी 3 बचे क्योंकि 4 बन चुके हैं नीचे, और एक ATP यहाँ कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पर फाइनली कितने रह गए, 2 रह गए। तो यू कैन सी हियर, ठीक है, एक ATP यहाँ माइनस, एक ATP यहाँ माइनस, और प्लस के 2 ATP यहाँ, प्लस के 2 ATP यहाँ, नेट हमारे पास 2 ATP आ गए। ठीक है, सही है, अच्छा नहीं लग रहा क्या ये, सही है। अब ये सारा का सारा इधर लिखा हुआ है, अब इसको रीडिंग कर लेते हैं। ये जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो आपको ग्लूकोज की दिख रही है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइज हो जाती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज फ्रक्टोज सेम रहता है। अब जैसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब ऐसा क्या है कि इस जगह पे आपके जो है फ्रक्टोज आ सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब मैंने क्या कहा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही जाते हैं इस पाथवे में, तो अब यहाँ पे ना दोनों के लिए सेम रहता है, ग्लूकोज के लिए भी और फ्रक्टोज के लिए स्टेप्स आगे वाले सेम रहते हैं। वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डिपिक्टेड। अब कई सारे स्टेप हम देख चुके हैं, 10 रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में मुझे भी नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो रही हैं, तो यू विल से 10 रिएक्शंस आर ओकरिंग इन द ग्लाइकोलाइसिस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स अंडर कंट्रोल में, ताकि आपका पायरुवेट बन जाए ग्लूकोज से। जब हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप पढ़ रहे होते हैं तो याद रखें कि जो ATP का यूटिलाइजेशन या जो बन रहे हैं इस केस में, या फिर NADH+ बन रहे हैं, उनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये ना हमें ना एनर्जी जो है, एनर्जी कंजप्शन या एनर्जी बनेगी, वो सब इन्हीं से पता चलेगा। ATP इज़ यूटिलाइज 2 स्टेप में, पहला क्या है, कल ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दूसरा फ्रक्टोज से 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इन दो जगह पे हमारे जो है क्या हुआ है, ATP का रिक्वायरमेंट हुआ है। तो दिस इज़ द थिंग, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहैप या PGL। सही है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट डाइहैप या PGL में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, वी फाइंड दैट देयर इज़ वन स्टेप जहाँ पे NADH+H+ बन रहा है NAD+ से, वो कौन सा होता है आपका 1,3 बिस फॉस्फेट, सॉरी हाँ यही होता है आपका PGL या डाइहैप से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनना। ठीक है, व्हाट इज़ दिस स्टेप, फॉर्म फ्रॉम NAD+, देयर इज़ व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसरा PGL से आपका जो है 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, आपका जो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड था वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहा था। आपको बता रखा है ना, PGL या फिर डाइहैप, इसको ही 1,3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बोल रहे हैं, PGL को, है ना। ये जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहा था, तभी आपका NADH+H+ बन रहा था, किससे, NAD+ से। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव। अब देखो इसी फॉर्म में क्या वो 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिलीज हो गए कि नहीं हो गए, है ना। 2 जो है रिडॉक्स इक्विवेलेंट इसने ले लिए NAD+ ने, तो ये हटा दिए गए, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, एंड ट्रांसफर टू मॉलिक्यूल ऑफ NAD+। PGL इज ऑक्सीडाइज, अब जो है PGL जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि इससे जो है इसी से तो लिए फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से NAD+ ने 2 H+ लिए, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, एंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके किसमें बाई PGA में कन्वर्ट हो जाता। तो ऐसा थोड़ी अपने आप ही आके कोई वहाँ पे क्या है, एक अलग से ATP का कंजप्शन नहीं करना पड़ रहा हम लोगों को 1,3 मतलब बाई PGA बनाने के लिए, समझ रहे हो क्या। जहाँ पे इस जगह पे देखो, इस जगह आप देख रहे हो यहाँ पे ना अपने आप ही क्या है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया है, यहाँ पे कोई ATP के कंजप्शन की नीड नहीं हुई। हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा हुआ था, तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है हम लोगों ने उसे यूज़ करके ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया, यही लिखा हुआ है ना। द कन्वर्जन ऑफ बाई PGA टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या है, जब कन्वर्ट होगा तो एक फॉस्फेट यूज हो जाएगा, और इसमें क्या ATP बन जाएगा, ये ATP बन जाएगा। अनदर ATP सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ PEP से, जब पायरुविक एसिड लास्ट स्टेप होता है, फॉस्फोनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन रहा होता है, फिर से हमें ATP मिलता है। तो क्या आप बता सकते हो कितने ATP हम लोगों को मॉलिक्यूल से डायरेक्टली सिंथेसाइज इन द पाथवे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, हाँ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 ATP नेट गेन हुआ है, वैसे 4 ATP बन रहे थे। सही है, नेक्स्ट क्या है, पायरुविक एसिड को ना, अब ये की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, इसका फेट क्या होगा, ये सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है, कि जैसे जैसे सेल्स की नीड होगी उस पर डिपेंड करेगा। मान लो क्या है कि 3 तरीके होते हैं इससे कि सेल ना पायरुविक एसिड को हैंडल कर सकता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बना। ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बना उसको हम लोग 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन कर दो।
दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर दो, तीसरा उसको जो है एरोबिकली कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर दो। सही है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशन प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो अब जो आपका फर्मेंटेशन है वो कहाँ होगा, जो एनारोबिक इनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वो तो इतना ही ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर उसका फर्मेंटेशन करके आपको पता चलेगा आगे मैकेनिज्म क्यों कर रहे हैं, है ना। और बाकी का क्या कर सकते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे ईस्ट वगैरह है, वो भी फर्मेंटेशन करके आपका बियर वगैरह ब्रेड वगैरह बनाते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज के CO2 रेस टू बन जाए, है ना, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, क्रैब्स साइकिल करते हैं, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आती है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फर्मेंटेशन। तो नेक्स्ट इज द फर्मेंटेशन। इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर अनएरोबिक कंडीशन बाय सेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे क्या है, पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट हो रहा है CO2 एंड इथेनॉल के अंदर। तो जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का एनारोबिक कंडीशन में, और बनेगा क्या, फाइनली आपका इथेनॉल एंड CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इंजाइम्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, दे आर पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेप समझ रहे हो, दोनों ये इंपॉर्टेंट है। एक तो डीकार्बोक्सिलेज पायरुविक एसिड का, और दूसरा क्या है, अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेज करना। ये दोनों ही आपके इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ताकि ये जो रिएक्शंस है वो कैटलाइज हो सके फर्मेंटेशन की। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अदर बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड बनाते हैं, उनमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी, है ना, आपका पता चलेगा आपको, यही सब देखने को मिलेगा। द स्टेप्स इन्वॉल्व, ये स्टेप दिखाए गए हैं। एनिमल सेल में, मसल्स में देखो, मसल्स में जब आपके पास इन्वॉल्व बहुत सारी ऑक्सीजन नहीं होती, एकदम आप इंस्टेंटली आपको एनर्जी चाहिए, तो एनारोबिक रेस्पिरेट करती हैं सेल, तो वहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, वहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है। सही है। रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH प्लस H प्लस विच इज ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस इन बोथ द प्रोसेस। आपको समझ में आएगी ये लाइन जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हम लोग पहले देख लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द होल थिंग कि वो लाइनें क्या थी और आगे वाली भी। तो देखो, जिनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वो यहाँ तक तो पूरा करके लाता है, पायरुविक एसिड बना के लाता है, अपना होमवर्क करके आया, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना लाया, उसने कहा अब इसका क्या करूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बन गया यही एनर्जी देता रहेगा, नहीं। तो अब उसके लिए क्या है, आपको पता है ग्लूकोज में नेट हमारे पास कितने ATP बन रहे थे, 2 ATP पर नेट फॉर्मिंग अंटिल पायरुविक एसिड। ऐसा नहीं कि आधी प्रोसेस तो है नहीं, पूरी तो है पायरुविक एसिड तक, तो 2 ATP नेट बन रहे थे। पर अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि NAD प्लस जो है वो आगे जाके ETS कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो होता क्या है कि जो पायरुविक एसिड है, इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो करते क्या है कि NADH प्लस H प्लस जो ये बना है, यहाँ पे जो NADH प्लस H प्लस बना है, उसको दोबारा से क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड, है ना, जो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से होता है ना। आपको ये आगे ये आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है ना, एल्डी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सिंपली आपका जो है NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये NAD प्लस दोबारा से आपका ना क्या करेगा, रिएक्शन में पहुँच जाएगा। समझ रहे हो, समझना क्या कह रहा हूँ मैं, कि ये NAD प्लस जैसे आपका दोबारा बन गया, तो ये NAD प्लस दोबारा से जाएगा इस स्टेप में जाएगा, ठीक है। PGL से जब आपका जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब कन्वर्ट हो रहा है, आपको ही पता है 1,3-PGA बन रहा होता है, उस स्टेप में जाएगा, और उस स्टेप में जाके दोबारा से ये क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ताकि इसको दोबारा से ये यूज़ कर सकें। और इसमें नेट जो 2 ATP का गेन है वो होता रहे, कम से कम 2 ATP तो लगातार हम लोगों को मिलते हैं ना, है ना, 2 ATP तो लगातार हम लोगों को यहाँ पे मिलते रहे, ये कहना चाह रहा है, इसलिए वो NAD प्लस को। और सेम इन द केस ऑफ एल्कोहल फर्मेंटेशन, यहाँ पे ना 2 स्टेप में होती है। इस जगह बन रहा होता है आपका एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इज़ द HCHO, यहाँ पे बन रहा होता है HCHO, है ना। तो इसमें पायरुविक एसिड से HCHO बनने की प्रोसेस में यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनने की प्रोसेस में हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ द पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेट, है ना, ये आपको दे रखा है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। आप देखेंगे अगर NCERT तो वहाँ पे आपको दे रखा है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज होता है। और आपका HCHO से इथेनॉल बनने की ये जो प्रोसेस है ना, इथेनॉल बनने की HCHO से, इसमें आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंट होता है। सही है, तो आप तो दोनों प्रेजेंट हो गए, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज भी और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज भी, ठीक है।
तो दोनों एंजाइम आपके इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोनों में ही लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। 7% से भी कम एनर्जी ग्लूकोज की, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज़ रिलीज, जो ग्लूकोज में एनर्जी थी उसकी 7% रिलीज होती है। नॉट ऑल ऑफ इट इज़ ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। सही है, तो वो ना इतनी सारी जो है इसमें एनर्जी है वो इतने हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपी इतने सारे तो बनते नहीं, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हजार्डस। हजार्डस क्यों है? सोचो, ये जो ईस्ट होती है वो खुद ही जो है 13% से ज़्यादा एल्कोहल हो जाए तो मर जाती है। आइदर एसिड और एल्कोहल प्रोड्यूस, या तो लैक्टिक एसिड बन रहा है या एल्कोहल बन रही है, तो ये दोनों के दोनों ख़राब चीज़ें। व्हाट इज़ द नेट गेन एटीपी का? तो आपको पता ही है, 2 बन रखे हैं। जब एक मॉलिक्यूल फर्मेंट लैक्टिक एसिड बनाता है, ईस्ट ना क्या करती है अपने आप को 13% से ज़्यादा जैसे हुआ। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो 7% से कम एनर्जी दे रही है, याद रहे इसे किसके लिए, ये लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी। और दूसरी बात है ईस्ट जो है वो 13% पे अपने आप को क्या कर रही है, मार ले रही है। फिर मैक्सिमम कंसनट्रेशन अल्कोहल का कैसे बना? तो वो आपका बनता है दैट इज़ द फर्मेंट, वो उसको क्या बोलते हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, उसको बोलते हैं, मतलब 2 तरीके की हमारे पास ड्रिंक होती हैं। तो एक तो डिस्टिल्ड होती है और एक नॉन डिस्टिल्ड होती है, मतलब डिस्टिलेशन से बनाई जा सकती है हम ज़्यादा अगर उनको चाहते हैं, है ना। तो ईस्ट नेचुरली तो उनको नहीं बना सकती, है ना। इस कंसनट्रेशन से ज़्यादा से हमें डिस्टिलेशन से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसमें लिंक रिएक्शन और एंड हम लोग क्रैब साइकिल को लेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो वी विल ऑल्सो कंप्लीट ETS इन इट, otherwise we will complete ETS along with the amphibollic pathway in the other another next video. Okay, thank you.